जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति देखते हैं। ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी को देखते हैं दोस्तों कि अगर कोई वस्तु ऊपर जाता है या नीचे, ऊपर से उस वस्तु पर कैसा बल लगेगा, उस पर भार कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो यूथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चन को करना वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको हेल्पफुल हो तो। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दोस्तों, पहले हम ये देखते दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों? गलत कथन को चुनें। तो क्या हमारा निर्भर नहीं करता है? बिल्कुल नहीं निर्भर करता है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण जी हमारा है, वो जी क्या किसी वस्तु द्रव्यमान पर निर्भर करता है? जी का हमारा वैल्यू क्या था दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि किसी पे निर्भर नहीं करता है। क्या करता है दोस्तों? ये 9.8 किसी पे निर्भर नहीं करता है हमारा। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सही बोला गया दोस्तों, ये किसी पे निर्भर नहीं करता है। ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न आकृति पर निर्भर करता है, न रूप पर निर्भर करता है। इसी के देखिए दोस्तों, अगर कोई पत्थर को हम ऊपर फेंकें या कोई ईंट को हम ऊपर फेंकें, इसका साइज, अगर कोई पत्थर का साइज बोलेंगे दोस्तों, साइज उसका अलग किस्म का होगा, आकार या रूप अलग होगा, और ईंट का एक अलग रूप होगा। और उसको जब हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या इस पर जी का मान अलग लगेगा या इस पर जी का मान अलग लगेगा? दोनों वस्तु पर तो सेम ही जी का मान लगेगा दोस्तों। दोनों वस्तु पे जी का मान क्या होगा? सेम ही लगेगा। तो ये शेप और साइज से क्या फर्क पड़ता है? तो जी का मान क्या होता है? निर्भर नहीं, शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही बोला गया है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। ये हमारा, ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये होता है दोस्तों देशांतर लाइन। ये जो देशांतर लाइन, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं इसको। और इसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत, विषुवत बोलते हैं इसको। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य या तो विषुवत बोलते हैं, भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम, ये हमारा क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का जो मान होता है हमारा दोस्तों, वो 0 होता है। इस लाइन पे अगर हम कहीं पे भी चल जाएंगे तो पृथ्वी का मान क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। यहाँ पे केंद्र पर 0 होगा, लेकिन इधर 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 न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। लेकिन जैसे ही हम अगर इस विषुवत रेखा से अगर ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे तो जी का मान हमारा क्या होगा? बढ़ना शुरू कर देगा। जी का मान हमारा बढ़ना शुरू कर देगा। और यहाँ पर जब ध्रुव पर आएंगे तो पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान हो जाएगा ध्रुव पर, वो अधिकतम हो जाएगा। ध्रुव पर क्या हो जाएगा? जी का मान अधिकतम आने के 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस जगह पर। उसी प्रकार अगर हम ध्रुव के नीचे की ओर जाएंगे तो ध्रुव पर जाने पर यहाँ पर भी जी का मान मैक्सिमम हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन इस विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कहीं पे भी हम जाएंगे तो जी का मान हमारा न्यूनतम होगा। और केंद्र पर अगर जाएंगे तो जी का मान हमारा 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। तो ध्रुव पर हमारा मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान, ये जी का मान घट जाता है भूमध्य रेखा पर। तो दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया? गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
बिल्कुल सही दोस्तों, ये क्या बोला धुर, तो ये धुर पर हमारा क्या होगा, अधिकतम होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है, हमने क्या देखा कि भूमध्य रेखा पर जी का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है, तो ये कथन भी क्या बोला गया, सही बोला गया है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बोला गया है। देखिए दोस्तों, हम अगर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट के बारे में पूरी बात बता देते हैं दोस्तों। देखिए, लिफ्ट के बारे में पूरी हम क्लास ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि लिफ्ट में कैसा कैसा क्या स्थिति हो सकता है। देखिए दोस्तों, लिफ्ट जैसे कि हमारा क्या है, एक ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है, ये हमारा क्या है, लिफ्ट है। देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या बोला जाता है। एक पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर हमारा समान वेग से बोला जाए, समान वेग से, क्या दोस्तों, समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे जा रहा है, समान वेग से क्या हो रहा है दोस्तों, लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो अगर समान वेग से जाता है तो उस समय हमारा त्वरण जो होता है, लिफ्ट का त्वरण दोस्तों वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर उसमें जो भार हमारा आता है वो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार क्या होगा, नो चेंज, भार में नो चेंज या कोई बदलाव नहीं आएगा। नो चेंज या तो बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होने वाला है। कब दोस्तों, जब वेग समान वेग से ऊपर लिफ्ट जाए या नीचे जाए, यानी कि समान त्वरण या समान, तो जब समान वेग से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो त्वरण हमारा लिफ्ट का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर त्वरण, अगर त्वरण बोले या समान त्वरण बोले, त्वरण बोले या समान त्वरण बोले, और लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रहा हो, समान त्वरण बोले या समान त्वरण बोले, और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो, क्या जा रहा हो, ये त्वरण किसका दोस्तों, लिफ्ट का त्वरण, किसका त्वरण, लिफ्ट का त्वरण ऊपर की ओर जा रहा हो तो भार क्या होगा, भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट के अंदर होगा तो भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या बोलेगा, अगर त्वरण या समान त्वरण, त्वरण या समान त्वरण, त्वरण या समान त्वरण से लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा हो तो जो लिफ्ट के अंदर व्यक्ति होगा वो भार क्या होगा, कम महसूस करेगा। वो भार क्या करेगा, कम महसूस करेगा। एक चीज और दोस्तों, अगर अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए दोस्तों, सुना होगा क्वेश्चन ये अधिकतर पूछा जाता है कि लिफ्ट का अगर रस्सी टूट जाए, रस्सी क्या हो जाए, अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, रस्सी, रस्सी क्या हो जाए दोस्तों, रस्सी अगर टूट जाए, रस्सी टूट जाए तब क्या होगा, तो रस्सी टूटने पर क्या होता है दोस्तों, रस्सी टूटने पर जो जी का मान हमारा हो जाता है, भार हमारा जीरो होता है। भार क्यों जीरो होता है दोस्तों, क्योंकि भार हमारा जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो जी का मान होता है वो ए के मान के बराबर हो जाता है। जी का मान ए के मान के बराबर हो जाता है, इसीलिए हमारा इसमें क्या करते हैं, भारहीनता का महसूस करेंगे। इसमें भार जीरो हो जाएगा तो मतलब भारहीनता का महसूस करेंगे। भारहीनता का मतलब कि ऐसा लगेगा कि मतलब लिफ्ट में जो हम जिस व्यक्ति द्वारा भार लगाया जा रहा है वो बिल्कुल जीरो है, मतलब भार है ही नहीं उस किसी व्यक्ति का, ऐसा महसूस करेगा वो। एक कंडीशन और होता है दोस्तों, अगर लिफ्ट छत से टकरा जाए, लिफ्ट क्या हो जाए, अगर लिफ्ट छत से टकरा जाए दोस्तों तब क्या होगा, लिफ्ट छत से टकरा जाए, लिफ्ट छत से टकरा जाए तब क्या होगा, अगर लिफ्ट छत से टकरा जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, लिफ्ट छत से टकराने पर जो त्वरण होता है, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण हम क्या मान के चले ए, तो जो लिफ्ट का त्वरण होगा वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण से, ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो इस गुरुत्वाकर्षण से लिफ्ट का त्वरण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तब तब जाके ये लिफ्ट हमारा ऊपर छत से टकराता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल देखा जाता है, किस प्रकार का न्यूमेरिकल होता है। लिफ्ट के बारे में पूरा देख लेते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा लिफ्ट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। लिफ्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो लिफ्ट में कब किसका भार कैसा महसूस होगा वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों,
अगर अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है, क्या है, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार कितना होगा, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार हमारा W बराबर क्या होता है mg, मतलब ये पृथ्वी पर भार हमारा किसी व्यक्ति का कितना होता है mg होता है, W बराबर mg होता है पृथ्वी पर भार। अगर लिफ्ट पर की हम बात करें, अगर हम लिफ्ट का भार या लिफ्ट में जो व्यक्ति है उसका भार की बात करें, तब क्या होगा, तो तब क्या होता है दोस्तों, उसका जो होता है एम जी प्लस माइनस ए हो जाता है। तब क्या होता है दोस्तों, एम जी प्लस माइनस ए होता है, जी प्लस माइनस ए होता है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे हम ये प्लस कब लेते हैं और माइनस कब लेते हैं, देखिए जब हम ऊपर जा रहे हैं, जब हम ऊपर जा रहे हैं तब हम ए का मान, ये ए किसका दोस्तों, ये लिफ्ट का त्वरण, ये ए का प्लस माइनस किसका हो रहा है, जी तो हमारा सेम फिक्स है, ए का मान हम किसका प्लस माइनस लेंगे, ए का लिफ्ट का त्वरण, कि लिफ्ट कितना त्वरण से ऊपर या नीचे जा रहा है, तो उसमें हम लिफ्ट का त्वरण लेंगे। तो लिफ्ट का त्वरण हम प्लस कब लेंगे, जब ऊपर की ओर जाएगा, लिफ्ट जब क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा तो लिफ्ट का त्वरण हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ये क्या है, लिफ्ट का त्वरण है ये, और नीचे जब अगर जा रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, लिफ्ट का त्वरण क्या लेंगे, माइनस में लेंगे जब नीचे जाएगा तब। तो ये लिफ्ट से दोस्तों इतने ही टोटल हमारा क्या हो जाता है, टोटल कंसेप्ट लिफ्ट का इतना ही होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जितने भी क्वेश्चन लिफ्ट से आने वाले हैं इस इतने में से ही आने वाले। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर, किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो नॉर्मल भार महसूस करेगा दोस्तों। हमने क्या देखा कि अगर, हमने क्या देखा इसमें कि अगर समान त्वरण हो, त्वरण या समान त्वरण हो तो ऊपर जितना महसूस, ऊपर जाने पर वो भार जितना है उतना ही महसूस करेगा या बढ़ा हुआ महसूस करेगा, आभासी भार से कम महसूस नहीं करेगा। देखो कम होता है, नहीं कम नहीं होता, तो ये हमारा गलत कहा गया है दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। तो रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, देखिए दोस्तों अगर मुक्त रूप की बात करें तो सिर्फ निर्वात में ही ऐसा संभव हो सकता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर वातावरण में अगर कोई वस्तु गिर रहा है मुक्त रूप से, तो वातावरण में हमारा बहुत सारे हवा होता है, कण होता है, धूल कण होता है, जो वस्तु को गिरने को क्या करता है, अपोज करता है, वो क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो मुक्त रूप से गिरने पर ये वातावरण रोकने का काम करता है, तो मुक्त रूप से संभव वातावरण में है ही नहीं। वायु, तो वायु पे अगर कोई वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाएगा तो वायु द्वारा भी रोका जाएगा। और समुद्र में तो पानी है दोस्तों, तो पानी में भी मुक्त रूप से संभव ही नहीं हो सकता है। तो निर्वात में क्या होता है दोस्तों, ना तो निर्वात हम किसे कहते हैं, ना तो हवा पानी कोई चीज़ वहाँ पे पाया नहीं जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में अगर किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराएंगे, मतलब मुक्त रूप से गिराने पर संभव है, बाकी इन तीनों में से मुक्त रूप से संभव मुश्किल है। तो डी नंबर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। हमने क्या देखा दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि F इक्वल टू क्या था, G m1 m2 r स्क्वायर। तो जो गुरुत्व बल है हमारा किसके कारण संभव था, दो द्रव्यमानों के बीच संबंध के कारण संभव था। अगर दो वस्तु के द्रव्यमान था तभी तो हमारा संभव हो रहा था, तो दो द्रव्यमानों के बीच के संबंध के कारण। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, 707 का बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है, उसे डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों द्रव्यमान का केंद्र, घर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, दाब का केंद्र। देखिए दोस्तों आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम सुना होगा दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर जितने भी, जैसे एक वस्तु है, ये एक वस्तु यहाँ पे जैसे सर्कल है दोस्तों, तो इस वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ पे कंसंट्रेटेड हो सकता है, कहाँ पे यह संपूर्ण कार्य संभव हो सकता है, बीच केंद्र में। मतलब जिधर ज़्यादा द्रव्यमान होता है दोस्तों उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट करता है। जैसे कि एक यहाँ पे त्रिभुज है या तो एक पिरामिड या पत्थर है, ये इस तरह से दोस्तों। तो इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम इसको इस वस्तु को कंसंट्रेटेड करना चाहें या एक जगह पर अस्थिर
एक बिंदु से हम स्थिर करना चाहें या एक बिंदु पर अस्थिर या खड़ा करना चाहें तो कहाँ से हम कर सकते हैं? तो इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे हो सकता है? इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जिधर ज़्यादा मास होता है उस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही शिफ्ट हो जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? इधर नीचे ज़्यादा मास है, तो ज़्यादा मास है, तो ज़्यादा मास होने के कारण इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो किसी संपूर्ण भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर ही निर्भर करता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? हम भार बराबर क्या जानते हैं दोस्तों? mg होता है, और m हमारा कितना दिया गया? 10 kg द्रव्यमान दिया गया, और g बराबर हमारा कितना दिया गया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया। तो हमारा ये w क्या है? भार को दर्शाता है ये। तो मास की जगह पर यानी कि द्रव्यमान की जगह पर 10 रखेंगे और g की जगह पर 9.8 रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? ये पॉइंट से हट जाएगा दोस्तों, यानी कि गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, बाकी इतने। लेकिन दोस्तों अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा क्या होगा? इसका मात्रक क्या हो सकता है? भार एक प्रकार का, हमारा भार जो है एक प्रकार का क्या है? फोर्स है, बल है, जिसे फोर्स बराबर हम क्या लिखते हैं? ma। तो मास, और ये हमारा क्या है? एक्सीलरेशन होता है। उसी प्रकार जी भी हमारा एक प्रकार का क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये हमारा भार जो है एक प्रकार क्या है? बल है। तो बल का ऐसा ही मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इस क्वेश्चन में भी जो इसकी मात्रक होगा क्या होगा? भार का न्यूटन होगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, अर्थात हम क्या जानते हैं दोस्तों? त्वरण या जी का जो एसआई मात्रक होता है, त्वरण या जी का एसआई मात्रक दोनों का क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर। ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये किस में है? सी नंबर पे। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। देखिए दोस्तों, हमने शुरू शुरू में क्या देखा कि वस्तु ये हमारा क्या है? जैसे अर्थ है, और जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो जो जी का मान हमारा होगा वो परिवर्तित होता जाएगा। एक समय यहाँ पे वातावरण के पास अगर हमारा जो सौरमंडल, सॉरी दोस्तों, ये जो वातावरण का लेयर होता है वहाँ से अगर ऊपर चल जाते हैं हम, तो जी का मान हमारा चेंज हो जाता है। तो हाइट के हिसाब से ऊपर जाएंगे तभी जी का मान बढ़ रहा था। और अगर हम केंद्र की ओर जाते हैं दोस्तों, नीचे केंद्र पर, तो केंद्र में हमारा जी का मान क्या होता है? जीरो होता है। मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे तभी परिवर्तित होगा, नीचे जाएंगे तभी जी का मान परिवर्तित होगा। मतलब जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। ये बिल्कुल सही कथन बोला गया है। जी का मान गिरती हुई वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम दो वस्तु को गिरा रहे हैं। एक वस्तु को हम इसको एक वस्तु है, एक वस्तु हम ये है, दो वस्तु को गिरा रहे हैं। तो दोनों वस्तु को अगर ये क्या है? मास है हमारा m1, इसको मास मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। अगर ये नीचे गिर रहा है तो इस पर भी हमारा कितना बल लग रहा है? 0 न्यूटन का बल लग रहा है। इस पर भी 0 न्यूटन का बल लग रहा है। तो दोनों पे हमारा जो जी का मान है, दोनों पे क्या लग रहा है? सेम ही लग रहा है। तो ये दोनों पे हमारा जी का मान सेम लग रहा है। हालांकि द्रव्यमान कितना अधिक हो जाएगा? ऊपर ये हाइट पर जी का मान बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन हाइट पर निर्भर कर सकता है जी। लेकिन द्रव्यमान तो जो फिक्स है, द्रव्यमान बदल ही नहीं सकता है। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान फिक्स हो जाता है। ये हाइट पर निर्भर करता है जी, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत कथन का बोला गया इसमें। तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान पृथ्वी बिल्कुल निर्भर करता है दोस्तों। जैसे कि देखिए, जी पृथ्वी का जी का मान हमारा क्या है? 9.8 है। लेकिन अगर हम यही चंद्रमा पर चल जाते हैं तो चंद्रमा का जी का मान क्या हो जाता है? चंद्रमा पर भार हमारा क्या होता है? 1/6 हो जाता है। तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर, चंद्रमा का द्रव्यमान अलग है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या अलग है। तो ये अलग होने के कारण ही हमारा भार, द्रव्यमान के अलग होने के कारण ही भार अलग चेंज होता है। तो ये निर्भर करता है। एक सही कथन बोला गया है।
पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। बिल्कुल दोस्तों, हमने क्या देखा, अगर पृथ्वी की गहराई में या केंद्र पर जा रहे हैं तो जी का मान हमारा 0 हो जा रहा है, मगर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी कथन सही कहा गया है। तो एकमात्र कथन बी है जो गलत कहा गया है। और हमें क्या बताने के लिए बोला गया, असत्य। तो असत्य हमारा तो कौन सा है, बी नंबर का असत्य है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है सही बताया गया है। जी का मान आर्क त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है। हमने क्या देखा दोस्तों, अगर हम जी के ध्रुव पर हैं तो ध्रुव पर हमारा जी का मान क्या था, अधिकतम था। जी का मान अधिकतम था। और यही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जा रहे थे तो जी का मान हमारा क्या हो जा रहा था, न्यूनतम हो जा रहा था। तो ध्रुव पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जी पर हमारा यानी कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। और हमें क्या पूछा गया, न्यूनतम मान। तो भूमध्य रेखा पर हमारा क्या होगा, न्यूनतम होगा। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर का हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल गया, मकर रेखा। और मकर रेखा कहाँ आता है हमारा, ये इसके ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा होता है। और इसके ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर हमारा क्या होता है, मकर रेखा होता है। मतलब ये हाइट ऊपर बढ़ता, केंद्र से बढ़ता जा रहा है, सबसे कम केंद्र पर ही होता है। इसके ऊपर जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तो जी का मान हमारा बढ़ता जाएगा। और नीचे भी अगर इस लाइन से जाएंगे तो जी का मान फिर भी बढ़ता जाएगा। और ध्रुव पर तो हमारे यहाँ पर पहुँच जाने पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो भूमध्य रेखा पर होगा जी का मान हमारा न्यूनतम ही होगा। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु का भार कितना है, पृथ्वी है ये, अर्थ है हमारा, अर्थ पर किसी वस्तु का भार, यहाँ लिख सकता हूँ, ये क्या है, पृथ्वी है। अर्थ पर कोई वस्तु का भार दोस्तों हमारा कितना है, मान लेते हैं 60 न्यूटन है। तो यही भार अगर हम चंद्रमा पर चल जाएं, मून पर चल जाएं, तो ये क्या हो जाता है, 60/6 भाग हो जाता है। मतलब एक बट्टा जो होता है वो 6 भाग हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। तो चंद्रमा पर हमारा भार कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो इसका उत्तर हमारा 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 kg यहाँ पे होता, क्या होता दोस्तों, 60 kg होता, तो केजी हमारा क्या है, मास है या द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान चंद्रमा पर ले जाओ या बुध ग्रह पर ले जाओ या मंगल ग्रह पर ले जाओ, ये मास हमारा 60 kg का 60 kg ही रहने वाला है। मास हमारा बदलने वाला नहीं है। लेकिन भार जो वेट दिया होता है, ये वेट हमारा या भार हमारा हर एक ग्रह का अलग अलग होता है। हर एक ग्रह या उपग्रह का अलग अलग होता है और वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो जो 60 kg द्रव्यमान होगा वो नहीं बदलने वाला, लेकिन भार हमारा बदल जाएगा। तो अगर चंद्रमा पर, पृथ्वी पर 60 न्यूटन का भार लग रहा है तो चंद्रमा पर इसी भार का बट्टा 6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन का भार लगने वाला है। सतह, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का 60 न्यूटन का वजन चंद्रमा की तरफ, सेम क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ए नंबर का 10 न्यूटन। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। अभी पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया, 60 kg। क्या दिया गया, 60 kg। मतलब ये द्रव्यमान दिया गया है, क्या दिया गया, द्रव्यमान या मास। द्रव्यमान या क्या दिया गया है, मास। और हम क्या जानते हैं कि मास जो है बदलने वाला नहीं है। चाहे उस चंद्रमा पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, बुध ग्रह पर ले जाओ, चंद्र या किसी भी ग्रह पर ले जाओ, वो द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। तो अगर पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान जो होगा 60 kg ही रहने वाला है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। अगर अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में जो होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण जो हमारा, अंतरिक्ष यात्री, हम अंतरिक्ष हम किसको बोलते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष जो होता है, अगर हम 100 किलोमीटर अपने वातावरण, पृथ्वी के वातावरण से 100 किलोमीटर से ऊपर चल गए, तो उसे 100 किलोमीटर से ऊपर चल जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष में जाने के बाद हमारा जी का मान जो होता है, जी का मान का पावर खत्म हो जाता है। जी का मान का पावर क्या होता है, खत्म हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी हमें खींच नहीं सकता है, क्या करता है, खींच नहीं सकता है पृथ्वी अपने की ओर।
अपने की ओर नहीं खींच सकता है, जिसके कारण से वहां पर व्यक्ति क्या करता है, अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का महसूस करता है। क्या करता है? भारहीनता का महसूस करता है। तो भारहीनता का महसूस करता है मतलब क्या? शून्य महसूस करता है। तो उसका वजन क्या करता है? शून्य महसूस करता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। गुरुत्व जी के कारण त्वरण डैश बराबर, मतलब डैश होगा। तो देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, जो जी बराबर होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला जी एम इक्वल बट्टा आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा किस में है? ये हमारा डी नंबर में है। तो 770 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। अगर इसको हम सिद्ध करना चाहें दोस्तों तो सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, जी एफ इक्वल टू क्या था? जी एम ई एम। ये एम ई क्या है दोस्तों? ई से अर्थ, मतलब ई मतलब ये अर्थ का मास है। और एम जो है हमारा क्या है? किसी वस्तु का मास है। किसी वस्तु की मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये आर होगा, आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की क्या होगा? दूरी होगा। अब देखिए दोस्तों, अब एफ बराबर हमारा क्या होता है? एफ बराबर हमारा क्या दोस्तों? एफ बराबर हमारा एम जी होता है। या तो हम एफ बराबर हम क्या कर सकते हैं? एम ए भी होता है। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग लेना है, तो गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे? एम जी को लेंगे। और एम जी को लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जी जी एम ई एम बट्टा आर स्क्वायर। और ई एफ जी दोस्तों, ये जो एम जी है, ये एम जी किसके द्वारा लग रहा है? जो जैसे कि ये अर्थ है हमारा, तो अर्थ के आसपास कोई वस्तु है, तो इस वस्तु पर जो त्वरण लग रहा है जी का हमारा, ये जी, इस पर जो जी का त्वरण लग रहा है वो पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, मतलब पृथ्वी। तो इस पर जो जी लग रहा है, तो इसका मास क्या है? एम है। और ये हमारा क्या है? एम ई है, अर्थ का मास है। तो ये एम जी क्या है? ये एम जी जो लिखा गया है, जो बल लगने वाला, किसके कारण? इस पिंड के कारण लग रहा है। तो इस पिंड के कारण यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम जी। तो ये इस पिंड का मास हमारा क्या लिखा गया? एम एम। और इसका पृथ्वी का मास एम ई है। तो इस एम से एम हमारा क्या होगा? कट जाएगा। कटने के बाद हमारा क्या बच जाएगा? जी इक्वल टू जी एम बराबर आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जी का फॉर्मूला हो, जी का जो फॉर्मूला होता है, ये जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः एम एम आर, और सूर्य के द्रव्यमान द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण की किया गया कार्य दिया गया दोस्तों, ये हमारा सूर्य का या सन का मास दिया गया है। और ये स्मॉल एम जो दिया गया है वो अर्थ का मास दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? अर्थ का मास दिया गया है। और जो आर जो है, इन दोनों के बीच की दूरी है। जैसे कि ये सूर्य का मास है और ये पृथ्वी का मास है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आर है, तो ये आर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी हमारा क्या कर रहा है? पृथ्वी सूर्य का हमारा क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगाने के बाद क्या कर कितना? एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। क्या करता है? एक परिक्रमा हमारा क्या कर लिया? पूरा कर लिया। जब एक परिक्रमा पूरा कर लिया, तो ये शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से किया था। शुरू दोस्तों, परिक्रमा करने के लिए कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से शुरू किया था। और यहाँ से शुरू किया और फिर कहाँ पे आ गया? वहीं पे आ गया। मतलब दोस्तों, इसने दूरी तो कवर किया। इसने क्या किया? इस पृथ्वी ने सूर्य की परिक्रमा करके दूरी तो कवर किया, लेकिन विस्थापन जो हमारा कितना हो गया दोस्तों? जीरो हो गया। विस्थापन हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। और हम क्या जानते हैं? वर्क बराबर हमारा जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है। लेकिन ये वर्क तो इस पृथ्वी द्वारा इस पर घूमने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल तो लगा रहा है, ये बल लगा रहा है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना लगा रहा है? डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? जहां से गया था वहीं पे क्या क्या हो गया? जीरो हो गया। तो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन विस्थापन हमारा क्या हो गया? जीरो। और जब विस्थापन जीरो हो गया, तो वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्क भी हमारा जीरो होगा। वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। हमने वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़ा था कि विस्थापन अगर जीरो हो तो वर्क भी हमारा क्या होता है? जीरो। तो जो पृथ्वी द्वारा कार्य किया जा रहा है वो जीरो किया जा रहा है, क्योंकि विस्थापन हमारा जीरो है। और विस्थापन जीरो है तो कार्य भी हमारा जीरो होगा। विस्थापन हमने पिछले क्लास में देखा है दोस्तों। अगर विस्थापन के बारे में नहीं जानते तो पिछले क्लास लेके देख सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र, देखिए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा है, ये हमारा क्या है? अर्थ है।
और पृथ्वी का केंद्र हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का पिंड का भार क्या होगा, जी का मान हमारा क्या होता है केंद्र पर, जीरो होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान हमारा क्या होता है, जीरो। और जब जी का ही मान जीरो हो गया तो भार हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भार का एम जी क्या होता है, एम जी। तो मास हमारा कुछ भी हो जाए तो जी से अगर गुना करेंगे तो भार हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब केंद्र पर भी जो भार हमारा होगा वो क्या होगा, जीरो रहने वाला है पृथ्वी के केंद्र में। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर चंद्रमा सॉरी दोस्तों चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम क्या करते इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। देखिए दोस्तों हम इसमें क्या देख देख जानते हैं, जैसे कि ये क्या है, हमारा पृथ्वी है और दूसरा क्या है, एक चंद्रमा है। एक पृथ्वी है, दूसरा क्या है, चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है दोस्तों, उछलने से पहले, चाहे पृथ्वी पर उछले चाहे चंद्रमा पर उछले, उछलने से पहले कोई अगर उछलने से पहले उसका क्या वेग होगा, जीरो होगा। हम लीनियर इक्वेशन में क्या देखे थे, रैखिक गति के नियम में, कि कोई वस्तु अगर रेस्ट से चलना शुरू करता है तो रेस्ट से चलना शुरू करता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य होता है। उसी प्रकार यहाँ पे u1 जो होगा पृथ्वी पर जो उछलेगा जब, तो उसकी प्रारंभिक वेग जीरो होगा। उसी प्रकार चंद्रमा पर जो होगा उछलेगा वो भी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होने वाला है। अब देखिए दोस्तों जी का मान जो है हमारा क्या होता है पृथ्वी पर 9.8 होता है, और यहाँ पे क्या बोला गया कि चंद्रमा पर जो है 1/6 हो जाता है जी का मान, यानी कि 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों अगर अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें दोस्तों, तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारा इसमें क्या होगा, v1 होगा, और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें इसमें कितना उछल रहा है, h1 हाइट से उछल रहा है, और h1 हाइट हमारा कितना है 1.5 मीटर है, और h2 हाइट हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है दोस्तों, h2 का मान निकालना है। h2 मतलब ये चंद्रमा पर कितना उछलेगा। अगर पृथ्वी पर इतना उछल रहा है तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा, कोई व्यक्ति अगर उछल सकता है तो। देखिए दोस्तों यहाँ पे v1 और v2 की बात करें, देखिए दोस्तों अगर कोई उछल रहा है, कोई व्यक्ति उछल रहा है, चाहे एक ही जो पृथ्वी पर उछलेगा वही व्यक्ति क्या करेगा, चंद्रमा पर उछलेगा। तो दोनों का गति जो हमारा होगा, जो वेलोसिटी होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि उछलने वाला जिस व्यक्ति को पृथ्वी पर उछाला जा रहा है उसी व्यक्ति को क्या करेगा, चंद्रमा पर भी उछाला जाएगा। तो पृथ्वी पर जो उछलेगा वही व्यक्ति वहाँ पे उछलेगा। तो जो v1 कहने का मतलब हमारा ये दोस्तों कि जो v1 होगा वो v2 का क्या होने वाला है, बराबर होगा। चाहे चंद्रमा पर जो वेलोसिटी होगा, पृथ्वी पर जो वेलोसिटी है, या चंद्रमा पर जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब हम दोस्तों लीनियर वेलोसिटी में एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, या रेखिक गति के लिए हम जानते हैं, रेखीय गति के लिए, लीनियर मोशन के लिए ये हमारा इक्वेशन है। अब हम देखिए दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल मोशन के कारण हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू, और ए की जगह पर क्या लेंगे, जी लेंगे, और ये एस की जगह पर हम क्या लेने वाले हैं, एच लेने वाले हैं। ये हमारा क्या होता है, रेखिक के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए, और ये हमारा वर्टिकल के लिए होता है, ग्रेविटेशनल के कारण। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पृथ्वी का v1 u1 g1 h1, क्योंकि हम पृथ्वी का ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं हम, अर्थ का। तो v1 बराबर हमारा कितना दिया गया है, निकालना है। तो ये v1 का स्क्वायर रहने देते हैं, और u बराबर हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा।
-2 और जी बराबर हमारा कितना है दोस्तों, जी बराबर 9.8 और एच जो है दोस्तों ये उछल रहा है, कितना दूर तक उछल रहा है, 1.5 उछल रहा है। अब देखिए दोस्तों V1 का हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V1 का स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 9.8 इंटू 1.5। इसको रहने देते हैं दोस्तों, इसको गुना नहीं करते हैं, आगे हमको कैलकुलेशन में सुविधा होने वाला है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्या था, V1 आ गया। अब V1, अब पृथ्वी, ये पृथ्वी का आ गया, ये V1 मतलब हमारा किसका है दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी के लिए आ गया इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 हम लेके चलते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 हम लेंगे क्या, V2 का स्क्वायर बराबर -2 9.8 और यहाँ पे इसका कितना होता है 6 इंटू ये H2 हमें क्या करना, निकालना है। अब देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जो V1 था हमारा V2 के क्या था, बराबर था। ये V1 और V2 हमारा क्या है, बराबर है। और V1 और V2 जब बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V1 का स्क्वायर बराबर V2 का स्क्वायर। जब V1 और V2 बराबर है तो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और दोनों का जब पावर सेम है तो पावर पावर, जब ऊपर पावर सेम है, पावर दोनों का सेम है तो बेस भी हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होता है। तो ये V1 V2, V1 बराबर क्या होगा V2। तो V1 बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V1 के स्क्वायर की जगह पर -2 इंटू 9.8 इंटू 1.5 बराबर, और V2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -2 इंटू 9.8 बट्टा 6 इंटू H2। और इसी H2 को क्या करना है, हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों 9 पॉइंट, ये बराबर की इस पार अगर हम ले आते हैं तो ये ऊपर क्या है, गुना में है, ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये दो जो है नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 9.8 हमारे यहाँ पे भी 9.8 भी हमारा क्या हो गया, कट गया। अब देखिए दोस्तों इस 6 गुना में तो ऊपर जाके क्या होगा, भागा। और देखिए दोस्तों दोनों तरफ माइनस 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 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 1.5 ये गुना में है 6, मतलब भागा में 6, तो ऊपर जाके क्या होगा, गुना। तो ये हमारा क्या गया H2 बराबर, तो H2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90। लेकिन एक अंक के बाद क्या होगा, दशमलव, यानी कि 9 मीटर जो होगा दोस्तों, क्या करेगा, 9 मीटर जो है, जो उछलेगा वो 9 मीटर कोई चंद्रमा पर उछल सकता है। अगर पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर वो 9 मीटर की उछल उछल मतलब 9 मीटर तक उछल सकता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का, 620 का बी नंबर। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण देश के अनुपातिक होता है। देखिए दोस्तों अब गुरुत्वाकर्षण के कारण की बात करें तो हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण हमारा क्या होता है, जी होता है। मतलब हमें जो पूछा गया है जी के बराबर पूछा गया है, जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है और त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, अनुपातिक पूछा गया है। अनुपातिक पूछा गया मतलब क्या होता है, जी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम, जी बराबर फॉर्मूला हमारा क्या था दोस्तों, जी एम आर स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। हमारा जी बराबर जो होता है दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, अनुपातिक। तो अनुपातिक कौन हो सकता है, अनुपातिक मतलब दोस्तों कि अगर हम इधर का मान बढ़ाने या घटाने से इधर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम एम का मान बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, और आर का मान बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अनुपातिक है और ये व्युत्क्रमानुपातिक है। और जी हमारा जो है यहाँ पे दोस्तों, जी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जी का वैल्यू हमारा कितना होता है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है जी का वैल्यू हमारा। तो जी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जी से यहाँ पे कोई मतलब हमारा नहीं है। तो जो जी का हमारा प्रोपोर्शनल होगा या अनुपातिक होगा वो कौन सा टर्म होने वाला है, ये जो बच गया बाकी का वो। तो जो अनुपातिक या समानुपातिक होगा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, तो एम बाय आर स्क्वायर जो हमारा होगा सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हमारा
621 का ए नंबर का होगा, जो कि उत्तर क्या है, ए नंबर में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का गड़बड़ी है दोस्तों। बुक में यहाँ पे 719 नंबर से फिर 719 के बाद 720 लाना चाहिए, लेकिन वो 620 ले आया है। लेकिन क्वेश्चन को मैं नंबर क्वेश्चन जस्ट करता सा रहने दीजिए दोस्तों, ताकि सर्च करने में क्वेश्चन में असुविधा ना हो, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। देखिए दोस्तों, मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या के 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये देखते हैं इसको करके। देखिए दोस्तों, इसमें दो ग्रह है, एक पृथ्वी है और एक काल्पनिक ग्रह। तो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। और एक बोला गया दोस्तों इमेजिनरी प्लानेट या काल्पनिक ग्रह। क्या बोला गया, काल्पनिक ग्रह। तो ये हम क्या मतलब काल्पनिक ग्रह मान लेते हैं, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ का द्रव्यमान हमारा कितना दोस्तों, अर्थ का मास एम या एम ई बराबर मान लेते हैं एम है, और ये एम आई या इमेजिनरी प्लानेट का कितना द्रव्यमान हम मान लेते हैं, कितना मानेंगे नहीं दोस्तों। बोला गया है पृथ्वी के आधे के बराबर है, पृथ्वी के आधे के। अगर पृथ्वी का m है तो इसका क्या होगा, m/2 होगा, और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। अगर दोस्तों आरी त्रिज्या इसका अगर r है, तो इसका जो त्रिज्या होगा हमारा, इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, m सॉरी दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, r/3 होगा, क्योंकि यहाँ 1/3 के बराबर बोला है। मतलब ये r है तो क्या होगा, ये r/3 होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्राह पर g का क्या मान होगा। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर हमारा g का मान g ही दिया गया है, तो जो इस पर जो g का मान लगने वाला है, वो g का मान हमारा कितना होगा। क्या दोस्तों, क्या पूछा गया दोस्तों, कि ये इसमें जो ये g हमारा अर्थ के लिए g है, और इसमें जो इमेजिनरी प्लानेट के लिए जो g का मान है वो कितना लगने वाला है, ये हमें पूछा गया है। इस g के कितने के बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है। हम g बराबर हमारा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं दोस्तों, g बराबर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, gm r का स्क्वायर होता है, gm r का स्क्वायर होता है। लेकिन दोस्तों ये हमारा किसके लिए है, ये पृथ्वी के अर्थ के लिए है। लेकिन अगर हम g डैश की बात करें, ये हमारा पृथ्वी के लिए है, g यानी कि अर्थ के लिए है। लेकिन यही अगर जो इमेजिनरी प्लानेट है हमारे लिए, ये इमेजिनरी प्लानेट के लिए, इसके लिए g का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, g आई इमेजिनरी प्लानेट, तो m g के जगह पर हम g ही रहने देंगे, और m हमारा कितना हो जाएगा, m/2। m हमारा क्या हो जाएगा, m/2, और ये r के जगह पर यहाँ पे r स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r/3, मतलब r/3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और ये gm/2, और ये r स्क्वायर का r स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा 9। तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 9 आगे हो जाएगा, यानी कि 9/2 आ जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे हम इसको आगे, gm r²। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ये टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, जो पृथ्वी का अर्थ का होता है वो जी होता है। तो ये जो हो जाएगा हम दोस्तों 9/2 जी हो जाएगा, क्योंकि इस मान का मान जी अर्थ के बराबर है, तो 9/2 जी। तो जो इसका त्वरण होने वाला है वो कितना होना है, 9/2 जी के बराबर होगा। तो 9/2 किस में है, बी नंबर में। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का होने वाला है। मान मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। फिर क्वेश्चन सेम है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है,
सिर्फ इसमें इतना बोला गया है कि इसमें सिर्फ दोनों को आधा कर देना है, इसमें रेडियस को भी आधा कर देना है और मास को भी आधा कर देना है। जैसे ये मेरा क्या हो गया, अर्थ हो गया, और ये हमारा काल्पनिक हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मेरा अर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, काल्पनिक वाला हो गया, इमेजिनरी। तो अर्थ का हमारा मास क्या है, एम है, तो इसका मास हम क्या लेने वाले हैं, आधा करने बोला है, आधे कर दें, तो इसको हम आधा कर देंगे। इसका आर कितना है, तो इसका आर का आर ही लेंगे, और इसका क्या करेंगे हम, आर बट्टा 2 कर देंगे। अब हमारा जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जी बराबर हमारा अर्थ का एम जी या जी एम, एम जी या जी में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ये हमारा किसके लिए है, ये अर्थ के लिए होता है। तो अब इसी फॉर्मूला में हम दोस्तों, हम इसी फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं कि जी डैश, मतलब जो इसमें जो होने वाला है इमेजिनरी प्लानट में, वो अर्थ का क्या हो जाएगा। तो हम एम की जगह पर क्या लिखेंगे, जी पहले लिख लेते हैं, एम की जगह पर हम एम बट्टा 2 रखेंगे, और आर की जगह पर आर बट्टा 2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब कितना हो जाएगा, जी एम, और ये 2 कितना नीचे आर स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा नीचे, यानी कि 2 स्क्वायर का 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, जी एम, दो दोनों कितना हो जाएगा 4 बट्टा 2 आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हमारा कट जाने वाला, तो अब क्या बच जाएगा, 2 जी एम आर क्या स्क्वायर, और 2 जी एम आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये टर्म हमारा इस जी के बराबर है, मतलब कि 2 जी आ गया है, तो मतलब दोगुना हो जा रहा है। मतलब क्या हो जा रहा है, अगर पृथ्वी पर हमारा त्वरण जी लगता है, तो इसका मतलब अगर इमेजिनरी प्लानट होगा और दोनों का द्रव्यमान आधा आधा है, तो वहां पर दोगुना गुरुत्वाकर्षण एक्सलेशन लगने वाला है। कितना लगने वाला है, दुगुना। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 623 का डी नंबर का हो जाएगा। मान मान ले एक ग्रह का जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुने है, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के, सेम क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसमें जी का वैल्यू कितना गुना हो जाएगा। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को भी करके। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, अर्थ का है, ये अर्थ है, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी प्लैनेट है। अब देखिए, अर्थ का मास एम है, लेकिन इसका मास कितना कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है, और रेडियस इसका या त्रिज्या आर है, तो इसका भी त्रिज्या दोगुना कर दिया गया है। तो इसका जी हमारा है, इसका अगर गुरुत्वाकर्षण जी है, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो क्या होने वाला है, या कितना गुना होने वाला है। तो यहाँ पे एन बोला गया है, एन मतलब कि कितना गुना होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जी का ही मान निकालने, जी का मान निकालना है कितना गुना होने वाला है। फिर हम क्या जानते हैं, तो जी बराबर हमारा क्या होता है, जी एम आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो पृथ्वी का है। अब इसी फॉर्मूला में हम क्या रखने वाले हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, एम और आर का मान सिर्फ रख देंगे। एम हमारा कितना है, एम यहाँ हमारा, ये हमारा काल्पनिक के लिए, ये हमारा अर्थ के लिए है, और हमारा ये इमेजिनरी प्लानट के लिए निकालेंगे। तो इमेजिनरी प्लानट के लिए हमारा क्या हो जाने वाला है फॉर्मूला, तो जी का जी रहने देंगे, एम के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2m रख देंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, 2m, और त्रिज्या की जगह पर क्या रखेंगे, 2r स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, जी 2 को आगे रख देते हैं, m और दो दूना क्या 4 r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये 2 से कट जाएगा मेरा, 2 दूना 4, मतलब कितना बच गया, 1/2 जी एम आर स्क्वायर। अब दोस्तों, ये जो हमारा जी एम आर स्क्वायर है, ये हमारा किसका होता है, अर्थ का होता है। अर्थ का गुरुत्वाकर्षण हो गया जी, तो 1/2 जी, मतलब कितना गुना हो गया, तो हमारा ये जो आगे आ गया वो एन का मान आया, मतलब जितना गुना हो जाएगा, तो 1/2 जो हो जाएगा इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। कि मतलब अगर पृथ्वी का मास एम है और आर रेडियस है, तो उसी की तुलना में अगर दोगुना कर दिया जाए पृथ्वी के मास का, और त्रिज्या दुगुना भी कर दिया जाए, तब जो होने वाला है उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो आधा लगेगा, पृथ्वी के आधा लगने वाला है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है।
अगर डेरिवेशन करना है तो हम क्या जानते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 आर स्क्वायर। इसमें हम जी का मान रख देंगे और पृथ्वी का मास, जी का मान रख देंगे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दोस्तों, और पृथ्वी का मास रख देंगे, और आर बराबर हम क्या रखेंगे, आर बराबर हमारा जो पृथ्वी का रेडियस है वो रख देंगे। तो इसमें हम रखने से हमारा ये डेरिवेशन आ जाएगा। और यहाँ पे एफ की जगह पर एम जी रखेंगे, तो एम जी रखने पर जिस वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है तो वो वस्तु कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें अगर हम जी और एम और आर का मान रख देंगे तो इसमें ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है दोस्तों। पृथ्वी के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर करता है दोस्तों। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर जी, दोस्तों मैंने क्या बोला था, मैंने मैंने पिछले पिछले कुछ चर्चा किया था हम लोगों ने कि जैसे कि दो वस्तु है, इसका m1 है और इसका m2 है, दोनों वस्तु को अगर सेम ऊंचाई पर है और इसको ये g का मान जो होता है दोस्तों ऊपर नीचे जाने पर घट बढ़ सकता है, लेकिन m का मान जो हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है। किसी को अगर 5 kg ले लिए तो 5 kg ही रहने वाला है ऊपर। m को हम किसी भी ग्रह पे ले जाएं, चंद्रमा पृथ्वी या उपग्रह या ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी सूरज कहीं पे ले जाएं, तो ये m का मान जो है दोस्तों वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। तो g का मान जो हमारा होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे गिरने वाली वस्तु पर द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमारा जी का मान जो होता है वो इस मतलब कि क्या कहते हैं दोस्तों, जी हमारा जो स्मॉल जी है वो जी पर निर्भर कर डिपेंड करता है और आर पर भी निर्भर करता है। जैसे कि देखिए एम बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का एक्सेलरेशन जो है हमारा दोस्तों क्या होता है, जी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम और ये आर। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है, जी, ये जी इक्वल टू एम। तो जी हमारा है, मतलब ये जी पर भी हमारा निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। ये पृथ्वी का मास है, एम क्या है दोस्तों, पृथ्वी का मास है, तो पृथ्वी के मास पर भी हमारा ये डिपेंड करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। और ये आर है, ये क्या है, पृथ्वी का रेडियस है, तो पृथ्वी का रेडियस भी निर्भर करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये एम हमारा कहीं भी जिक्र है इस फॉर्मूला में, तो जब फॉर्मूला में जिसका जिक्र नहीं है उसका जरूरत उस पर निर्भर नहीं करता है। हम फॉर्मूला से ये साबित कर सकते हैं कि एम गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान जो है एफ, गुरुत्वाकर्षण जी डिपेंड नहीं करता है द्रव्यमान पर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, फोर्स बराबर हम क्या लिखते हैं, mg, या वेट बराबर हम क्या लिखते हैं, mg। दोनों हमारा एक ही चीज होता है, फोर्स को हम वेट भी कह सकते हैं। तो वेट हम बराबर हमारा कितना दिया गया है, 200 न्यूटन दिया गया है, और m हमारा मास जो द्रव्यमान 20 kg दिया गया है, तो यहाँ पे 20 kg ले लेंगे। और g हमारा निकालने के लिए बोला गया है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे हम g बराबर क्या निकाल सकते हैं, 200/20, तो 1 0 से 1 0, यानी कि 2×20, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि बी नंबर पे है। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जी है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले न्यूमेरिकल के जैसा ही दिया गया है दोस्तों, करके देखते हैं इसको भी। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अर्थ है और एक दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह है कोई, एक दूसरा ग्रह कुछ भी, एक दूसरा प्लैनेट है दोस्तों, ये क्या है, दूसरा प्लैनेट है। इसमें क्या बोला गया, 1/3, अगर इसका मास m है तो इसका मास m/3 है, इसका त्रिज्या r है तो इसका त्रिज्या r/3 है, और इसका जी है तो इसका जी क्या होने वाला है, हमें क्या यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, इसका जी निकालने के लिए बोला गया है। अब हम जी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, जी बराबर हमारा जो बेस फॉर्मूला होता है पृथ्वी का, जी इक्वल टू इतना, यानी कि g m r² होता है। अब हम इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे हम ये प्लैनेट का मान रख देंगे, कितना होता है प्लैनेट का मास हमारा कितना दिया गया है, m/3, और रेडियस भी कितना दिया गया है, r/3, लेकिन r का क्या होता है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर करेंगे, gm/3
यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, 3 3 9, तो ये 9 नीचे से ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 3 3 9 मतलब कितना हो जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 3 9 मतलब 3 GMR²। तो ये जो टर्म आया दोस्तों हमारा GMR², ये हमारा अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है वही आता है। मतलब ये 3 जो एक्स्ट्रा आया यानी कि 3G, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 3G, या जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जितना होगा उससे 3 गुना गुरुत्वाकर्षण लगने वाला है, जो प्लैनेट की बात करेंगे हम। चंद्रमा की सतह से लाई गई चट्टान पर क्या असर होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेगा। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जैसे कि पृथ्वी पर कोई चीज़ का द्रव्यमान अगर 60 न्यूटन था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखे तो दो दिन क्वेश्चन में पीछे देख चुके दोस्तों कि अगर पृथ्वी पर भार इसका कितना है 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जा रहा है 6 न्यूटन हो जा रहा है, मतलब 10 न्यूटन हो जा रहा है, बट्टा 6 होता है मतलब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 60/6 हो जा रहा है, तो मतलब क्या होगा 10 न्यूटन हो जा रहा है। तो पृथ्वी पर अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का कोई होगा, तो पृथ्वी पर जब आएगा तो उसका भार कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर मान लेते कि कोई वस्तु 5 न्यूटन का है, तो उस वस्तु का भार पृथ्वी पर हमारा 5 × 6 यानी कि 5×6 = 30 न्यूटन रहने वाला है। मतलब चंद्रमा पर से पृथ्वी पर लाने पर उसके भार में परिवर्तन होगा, कन्फर्म होने वाला है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही इसमें है। द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान दोस्तों पृथ्वी से हम कहीं भी ले जाएं, चंद्रमा पे ले जाएं, सूर्य पे ले जाएं, बुध ग्रह पे ले जाएं, कहीं पे ले जाएं, तो द्रव्यमान हमारा परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान और भार दोनों परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, सिर्फ हमारा भार में परिवर्तन रहने वाला है, और इस दोनों में से नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का सही होगा, जो सही उत्तर है। जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, देखिए दो अंडा लिया और यहाँ पे लिया गया एक पक्का फर्श लिया गया। क्या लिया गया? पक्का, ये पक्का फर्श लिया गया है, पक्का फर्श। क्या लिया गया? पक्का फर्श। और यहाँ पे एक सॉफ्ट मुलायम सा तकिया रुई भरा हुआ लिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा है ये क्या है, मुलायम तकिया है या फर्श गद्दा है। मतलब ये क्या है दोस्तों, ये सॉफ्ट है। ये क्या है? सॉफ्ट है। तकिया हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है या मुलायम होता है। ये पक्का फर्श है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जब हमारा गिरेगा अंडा, तो इसमें एक इम्पल्स, इम्पल्स मतलब क्या दोस्तों, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स जिसको कहते हैं। इम्पल्स मतलब क्या था, फोर्स इनटू टाइम। ये टी यहाँ पे क्या, टाइम, और फोर्स बल। तो यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ टाइम दोस्तों, यहाँ क्षण भर के लिए, जैसे कि हमको कोई दीवार पे कील ठोकते दोस्तों, तो कील ठोकते समय कील पे कितना, अगर हथौड़े से मारते तो एक कुछ सेकंड के लिए हथौड़े और कील के बीच में कांटेक्ट होता है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है, लेकिन टाइम कम लगता है लेकिन फोर्स ज़्यादा लगता है। तो अंडा जब गिरेगा तो ये फर्श और अंडे के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो कुछ क्षण के लिए ही होगा, मतलब कुछ क्षण के लिए होगा, इसीलिए वो टूट जाएगा। और जैसे देखिए दोस्तों, अगर फुटबॉल मतलब क्रिकेट में जब कैच हम पकड़ते हैं, तो कैच को हाथ पीछे क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि बॉल और हाथ के बीच में कांटेक्ट ज़्यादा बनाने के लिए, ज़्यादा देर तक कांटेक्ट बनाने के लिए, मतलब बॉल को पकड़ने के लिए ज़्यादा समय लगाने के लिए, ताकि बॉल से हमें कम चोट लगे। तो ये फर्श पे गिरेगा तो क्या होगा, अंडा टूट जाएगा। लेकिन अगर यही अगर तकिया पर गिरेगा, बॉल अंडा गिरेगा, तो तकिया और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो ज़्यादा समय के लिए होगा। क्या होगा? ज़्यादा समय के लिए, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स जो होगा वो कम लगेगा। इम्पल्स जो आवेग जो होगा इसमें तकिया में कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। तो जिसके कारण अंडा इसमें क्या होगा, फूट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं टूटेगा। तो विभिन्न ऊंचाई से गिराई वस्तुओं पर विभिन्न स्तर के बल लगते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों के, बिल्कुल दोस्तों। अगर इस पे इसको अगर हाइट से गिराया जाए, अगर एक को दूसरी ऊंचाई से बॉल, दोनों बॉल को अगर अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाए, तो फर्क तो पड़ेगा ही, बिल्कुल फर्क पड़ेगा दोस्तों। दोनों अंडे टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस होगा,
तो ये कथन पहला हमारा क्या दिया गया दोस्तों, बिल्कुल सही दिया गया है। अलग ऊंचाई पर अलग भार निर्भर करते हैं, दोनों अंडे टूट जाएंगे, नहीं दोस्तों, जो फर्श पर अंडा हमारा गिरेगा वो अंडा टूटने वाला है, और ये अंडा हमारा टूटेगा नहीं जो तकिया पर गिरेगा। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा, क्योंकि एक छोटे समय अंतराल मतलब कम समय के लिए दोस्तों कांटेक्ट में क्या होगा, कम समय के लिए होगा, इस पर विस्तृत बल कार्य करता है। ये भी सही बोला गया है इसमें, मतलब तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब कॉन्टैक्ट जो होगा वो ज़्यादा देर के लिए होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच हमारा क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है, और ये भूमध्य रेखा हमारा है, तो भूमध्य रेखा पर हमारा भार क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। उष्णकटिबंधीय बंधियों पर बंधों पर उष्णकटिबंध क्या दोस्तों, उष्णकटिबंध मतलब कि उष्ण उष्ण उपोष्ण, उष्ण मतलब दोस्तों एकदम हीट जोन, जो ज़्यादा गर्मी लग वाले क्षेत्र में, तो उष्णकटिबंधीय इधर होता है हमारा, तो वहाँ पे होगा, बिल्कुल नहीं। तो सर्वाधिक हमारा कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है, हम ये सब जानते हैं। ध्रुव हमारा कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, हमने शुरू में ही देख चुके हैं हम कि ध्रुव पर जो होता है वो ज़्यादा सर्वाधिक भार लगता है, मतलब होता है। और जैसे हम नीचे आना शुरू करेंगे और केंद्र पर पहुंचेंगे और ये भूमध्य रेखा पर आ जाएंगे, तो हमारा भार क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ध्रुवों पर उष्णकटिबंधीय दोस्तों। उष्णकटिबंधीय किसको कहते हैं, उष्णकटिबंधीय हमारा ये क्षेत्र होता है जहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, मतलब ये जोन, जो ये जोन से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे ये कर्क रेखा ऊपर है और नीचे ये दोनों के बीच में जो होता है, उस दोनों के बीच में जो उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। और ऊपर वाले जो होता है, ऊपर और इससे नीचे, उसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जो हमारा भार होगा वो ध्रुव पर होगा, केंद्र पर न्यूनतम या जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो क्यों होता है दोस्तों, अगर चंद्रमा हमारा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो किसकी वजह से घूम रहा है, गुरुत्व बल दोस्तों। क्या होता है गुरुत्व बल, जैसे कि पृथ्वी का क्या है, अपना गुरुत्व बल है, और चंद्रमा का भी क्या है, अपना गुरुत्व बल है, अपना गुरुत्व बल है, जिसके कारण क्या कर रहा है ये चंद्रमा हो या पृथ्वी एक दूसरे को क्या कर रहा है, पृथ्वी मतलब चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी का क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण। और दोस्तों जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा और सूर्य के कारण होता है, वो भी किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण ही होता है वो। किसी वस्तु का पृथ्वी सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए दोस्तों, हम पहले इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को किसी भी जगह पर ले जाएं तो द्रव्यमान हमारा मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो ज्यों क्या त्यों ही रहता है। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर हमारा, भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो हमारा भार होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। और ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है या मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है ध्रुव पर। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम, ये ध्रुव है हमारा और ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ ये ऑप्शन में जो होगा वही होगा, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर सामने अपने भार से कम होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ध्रुवों पर हमारा अधिक ना होगा भार। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि भार हमारा ध्रुव पर अधिक होता है भूमध्य रेखा की तुलना में, ध्रुवों पर पिंड बिल्कुल नहीं, ये शून्य तो होगा ही नहीं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी पृथ्वी की सतह से इसकी
त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये क्या हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। जैसे इस अर्थ की बात करें दोस्तों, तो इस अर्थ में जी का मान हमारा कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यहाँ से इस पृथ्वी की सतह से 1/10 ऊंचाई तक, पृथ्वी की जो ऊंचाई है, पृथ्वी से इतना ऊंचाई पर एक पिंड है या कोई वस्तु है, तो इस वस्तु पर जो जी का मान लगेगा वो कितना लगने वाला है, इस वस्तु पर जी का मान जो लगेगा वो कितना लगने वाला है। अब देखिए दोस्तों, हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारा हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, जी डैश बराबर हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये जी डैश हमारा किसका होगा, ये उस पिंड का होगा जो जो पृथ्वी से इतनी ऊंची पर है, और जी बट्टा 1 + H/, RE के होल स्क्वायर के बराबर होता है फॉर्मूला। अब जी डैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जी के बराबर हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे, और यहाँ पे 1, और एच की जगह पर क्या लेंगे दोस्तों, एच की जगह पर, एच की जगह पर ये 1/10 लेंगे दोस्तों, 1/10। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आर ई। अब आर ई जो है ये रेडियस ऑफ क्या है, अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें, तो रेडियस की अर्थ की बात करें तो कितना है दोस्तों, ये एक रेडियस अर्थ का रेडियस जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से हमें क्या मतलब नहीं होता ना। अब देखते हैं दोस्तों, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ये जी डैश आ गया बराबर, यानी कि कितना होगा ये 9.8, 10 दें 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 का 10, एक इसको भी जोड़ करेंगे कितना होगा, 121। इसका होल स्क्वायर तोड़ते हुए दोस्तों, इसको भिन्न पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 11/10। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये 9.8, 11 गढ़े एक हिस्सा से, और 10 का गुना करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100। अब कितना आ गया ये 9.8 को इसमें गुना करेंगे दोस्तों, तो ये डायरेक्ट इतना जीरो होगा, 980 मतलब आएगा दोस्तों, ये एक अंक के बाद एक क्या हो जाएगा पॉइंट, यानी कि 980 मतलब एक अंक के बाद पॉइंट आएगा दोस्तों, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं हम, यानी कितना आएगा बट्टा 121। अब इसको हम कितना बार में काटेंगे, इसको एक एक अट्ठी 8, यानी कि 21 चौक 21 अट्ठे इतना, यानी कि 8 बार में कटेगा दोस्तों, ये 8 बार में कटेगा। 8 बार में कटने के बाद कितना आ गया, 8 बार में काटने के बाद 21 गुना 8, 8 का 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 का 8 और 1 9, 968, 968 दोस्तों बट्टा 980 में 968 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 8 के 2, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में 6 जगह 1, यानी कि 12। इसमें 8 बार में कटा, अगर ये 12 आया दोस्तों तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, इस पॉइंट के बदले 0। फिर भी क्या है दोस्तों, ये फिर भी हमारा छोटा पड़ जा रहा है किससे, 121 से, तो ये नहीं कटने वाला है। अब इस तो हम एक जीरो बैठाएंगे, उसके बदले एक जीरो और देंगे। अब कितना आया, 1200 आ गया। अब 1200 को काटेंगे कितना, 12×9 = 78 से, 12×78 से मतलब 121 के बार के आसपास कटेगा, मतलब ये 1200 के आसपास तभी आएगा, 9 बार लगाएंगे लगभग, तो कितना आया बोलो 8.09। अब 8.09 को अगर हम लिखें तो इस यहाँ पे 9 और एक और हो जाता तो कितना 10 हो जाता, मतलब यहाँ पे 8.1 लिख सकते हैं इसको राउंड फिगर के रूप में। तो 8.15 मतलब वो 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये जो जी का मान हमारा लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पर उस पिंड द्वारा जो 1/10 एच की ऊंचाई पर है, वो 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है। हम ये क्या जानते हैं दोस्तों, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना हो जाता है, 60/6, यानी कि बट्टा क्या होता है 6 हो जाता है, तो वहाँ पे कितना हो जाता है 10 न्यूटन आ जाता है।
कितना होता है 10 न्यूटन आ जाता है। तो वही अगर पृथ्वी चंद्रमा पर कोई वस्तु 10 न्यूटन का होगा तो पृथ्वी पर हमारा, ये चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर हमारा क्या होगा 10 गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 अगर चंद्रमा पर जाता है तो बट्टा 6 करते हैं, और चंद्रमा से अगर पृथ्वी में आते हैं तो हम गुना 6 करते हैं, तो वो हमारा 6 गुना हो जाएगा पृथ्वी पर। इसका उत्तर हमारा 636 का डी नंबर का होगा। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? हमारा अर्थ है और ये क्या है? एक दूसरा ग्रह है, तो अर्थ है ये, और ये क्या है? दूसरा ग्रह है, हमारा दूसरा प्लेनेट है। तो इस ग्रह पर अगर हमारा मास m है तो यहाँ पे मास हमारा कितना है? आधा है। और यहाँ पे अगर इसका r त्रिज्या r है तो इसका त्रिज्या आधा है, तब हम, और यहाँ पे g हमारा कितना है? 9 पॉइंट, g बराबर यहाँ हमारा कितना है दोस्तों? यहाँ g हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर जो g का मान होगा वो कितना होगा इस प्लैनेट पे? तो हम क्या जानते हैं कि g बराबर, तो जी एम बट्टा आर स्क्वायर बराबर होता है। ये हमारा किसके लिए है? ये अर्थ के लिए है। तो हमारा प्लैनेट के लिए हमारा जी कितना रहने वाला है? तो इसको जी डैश मान लेते हैं। तो जी बराबर हमारा कितना है? यहाँ पे जी का मान हमारा क्या है दोस्तों? कांस्टेंट टर्म है। एम बराबर हमारा कितना है? एम बराबर हमारा कितना है? एम यहाँ पे एम था, यहाँ पे कितना लेंगे हम? एम बट्टा 2 लेंगे, और यहाँ पे आर बट्टा 2 है, तो यहाँ रेडियस को हम क्या करेंगे? आर बट्टा 2 लेंगे, स्क्वायर करेंगे मतलब यहाँ पे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जी एम और ये बट्टा 2 आ गया। अब आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर होगा, और 2 दूना 4, तो 4 कितना होगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2 जी एम आर स्क्वायर। तो ये जो दोस्तों ये 2 एम जी है वो क्या है हमारा? ये जी है, जिसको क्या लिख सकते हैं? 2g, और 2g और g बराबर हमारा कितना है दोस्तों? 9.8। अब इसको गुना कर देते हैं, 9 दूना 18 का 8, नहीं सॉरी दोस्तों, 2 8 16 का 6, और 2 18 और 1 19, यानी कि 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा उत्तर होने वाला है, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में हमारा जी का मान क्या होता है? शून्य होता है, और ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर, तो 638 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए दोस्तों, डब्ल्यू बराबर हम क्या जानते हैं? एम जी। तो ये डब्ल्यू हमारा क्या दिया गया? भार दिया गया, जो कि 200 न्यूटन है, और मास हमारा निकालना है, और जी बराबर हमारा 10 दिया गया। तो एम बराबर हमारा क्या होगा? 200 बट्टा 10, तो एक जीरो से कट जाएगा, एक जीरो। अब कितना हो गया? 20 kg। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? 20 kg होगा। और इसको अगर हम चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि केजी द्रव्यमान हमारा पूछा गया है, तो द्रव्यमान का यूनिट हमारा केजी होता है, सी तो नहीं होता है, पास्कल नहीं होता है, न्यूटन भी नहीं होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? ए नंबर का। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर भार एक वस्तु का भार पृथ्वी पर भार 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर भार क्या होगा? इसको क्या करते हैं दोस्तों? हमारा चंद्रमा पर भार हमारा क्या होता है? बट्टा 6 हो जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु का भार 20 kg है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार वेट क्या होगा? देखिए दोस्तों, वेट बराबर हमारा क्या होता है? एम जी। तो एम जी, तो एम हमारा कितना दिया गया है? मास दिया गया, यानी कि 20 kg दिया गया, और ये कितना गया? 9.8, यानी कि इसको गुना करते हैं कितना? यानी कि 2 2 16 का 6, 2 18 और 1 19, और ये जीरो का बदले 1 जीरो, लेकिन एक पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद अंक, तो 196। तो यहाँ पे क्या होगा? 196 न्यूटन जो हमारा बल लगने वाला है, या तो भार जो होगा 196 न्यूटन होगा। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 169 न्यूटन है? देखिए दोस्तों, वेट बराबर हमारा क्या होता है?
mg, और जो 196 दिया गया है, कितना दिया गया है, भार दिया गया है, और m हमको निकालने के लिए बोला गया है, g बराबर हमारा 9.8 दिया गया है। तो m बराबर अगर हम निकालें तो 196 बाई 190 9.8 होता है। तो इस पॉइंट को अगर हटाएंगे दोस्तों तो 98 गुना 2 करें दोस्तों तो 196 आता है। तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 केजी हमारा द्रव्यमान होने वाला है। तो 643 का बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेस्ट के अनुसार जी का मान घटता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि हमारा जी का मान केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं या जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो ऊंचाई हमारा बढ़ता जाता है, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हमारा मान क्या होता है, घटता जाता है। यहाँ पे जी पर हमारा मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन सतह पर हमारा जो मान यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, 9.8 होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम इसको ऊपर जाने लगेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगेगा वैसे ही जी का मान हमारा घटना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इस सतह से नीचे की ओर भी जाएंगे तो जी का मान हमारा घटना शुरू हो जाता है। तो ऊंचाई पर हमारा ये मान घटना शुरू हो जाएगा। तो इसका उत्तर 644 का बी नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू दोस्तों।